आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये 15 नंबर के क्वेश्चंस होंगे यहाँ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चूँकि ये पैसेज को अगर हटा के हम देखते हैं फिर भी आपके 15 नंबर आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो 15 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पैसेज हम करेंगे नज़्म और नस्र पे, वहाँ से भी 15 नंबर्स हम कवर करेंगे, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये फ़िलहाल अभी हम पेडागोजी कर रहे हैं, तो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं और आपके नंबर जो कटते हैं वो यहीं से करते हैं। इसी 15 में आपको नंबर कटता है, प्लस जो 15 होता है उसमें आराम से हर कोई 15 आउट ऑफ 15 भी ज़्यादातर बच्चे उठाते हैं। कुछ हैं लेकिन मैं कह सकता 100% बच्चे जो हैं 10 प्लस गेन करते हैं इस 15 में पैसेज वाले में। ठीक है, तो ये 100% आपका रिकवर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट है तो ये फुल प्रिपरेशन के प्लानिंग है जिसमें आपको पेडागोजी प्लस आपको कंप्रीहेंशन जो है सारा चीज़ कवर करा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से सारा आपको प्रीवियस ईयर मटेरियल और फिर लाइव क्लास के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। अगर कुछ डाउट है अदरवाइज़ आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल पे सेलेक्ट करके रखें। और फिर चलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है और फिर वेबसाइट भी मेरा अपना खुद का है, ए टू जेड इन्फो के नाम से है, ए टू जेड इन्फो ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से है। वहाँ पे आप करें, वहाँ पे भी मैं कुछ कंटेंट डालते रहता हूँ डिफरेंट एग्जाम्स के, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। कंसंट्रेट करके आप सुनने की कोशिश करें और इससे मालूमात हासिल करें। मुताला क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना स्टडी या अध्ययन कहते हैं। अध्ययन होता क्या? मुताला इनफरादी तदरीस की बेहद अहम चीज़ मुताला है। मुताला जो होता है, मुताले की एक खासियत है। मुताले की खासियत क्या? इनफरादी तदरीस की बेहद अहम, यानी आपका मुताला होगा तो इंडिविजुअल होगा, ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई और मुताला कर ले। यानी आप मुताला करेंगे तो साइलेंट स्टडी कहते हैं उसे, मन ही मन में किसी चीज़ को पढ़ते रहना उसे मुताला कहते हैं। तो ये इनफरादी पढ़ाई को मुताला कहते हैं। दिलजमाई से एकदम लगन के साथ, इंटेंसिव के साथ, इरादे असली के साथ पढ़ा जाए तो उसे मुताला कहते हैं। जिसको फ़र्द की इरादी कोशिशों से फ़रोग़ मिलता है। उसकी 3 किस्में, मुताले की 3 किस्में, 3 तरह से मुताला हम करते हैं। पहला हमारा जो है वो निगरा मुताला, दूसरा आज़ाद मुताला, तीसरा जो है घरेलू मुताला। निगरा मुताला को आप समझ सकते हैं कि आप किसी के अंडर में रह के, किसी के निगरानी में रह के मुताला कर रहे हैं। दूसरा ये है, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ना कि 10 बजे से लेके आपको 11 बजे तक इंग्लिश का मुताला करना है, तो ये एक तरह का आप निगरानी में किसी कर रहे हैं कि हाँ हमको बस इंग्लिश ही पढ़ना, इंग्लिश ही मुताला करना, उसके अलावा कोई नहीं। बट दूसरा जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आज़ाद मुताला, हम जिस समय चाहें, मतलब 24 आवर्स हम जिस समय चाहें जो सब्जेक्ट चाहें हम पढ़ सकते हैं, हमको आज़ाद, हमें दिलचस्पी जिसमें है। उसके बाद क्या? घरेलू मुताला। घरेलू मुताला मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे मुताले हों जो कि आप घर में रह के पढ़ते हों और आपके हालात से जुड़े वगैरह हों। ठीक है, तो ये जनरली ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा मुताले की कितनी किस्में, तो 3 किस्में। इसे आप याद रख लें कि मुताले की 3 किस्में, यहाँ से अगर सवाल बने तो। और आगे देखते हैं तदरीस की सूरतें क्या है, यानी तदरीस जो होगा उसका मेन मकसद क्या होता है, उसके जो टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं। तदरीस की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हर मौलिम एक मौलिम से जुदा होता है। हर किसी के पढ़ाने का अंदाज़ अपना अलग होता है और उसकी तदरीस भी जुदा होती है। बाज़ कहानियों के ज़रिया तो बाज़ अदाकारियों के ज़रिया। तदरीस जो भी करता है, मतलब कुछ लोग को ऐसा है कि बात को एकदम आसान करके बना देते हैं, कुछ लोग ऐसे किताबी भाषा बोलते हैं तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप अपने मवाद को, अपने कंटेंट्स को, आपका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उस बच्चों को आप कैसे आसानी से पहुंचा दे रहे हैं, वो आप या तो अदाकारी करके करेंगे या फिर किसी कहानी सुनाकर करेंगे या फिर तफरीह के ज़रिए करेंगे, या आप पे निर्भर करता है कि आप इसे कैसे ले रहे हैं। तो ये एक तरह का तदरीस की सूरतें आपकी हो गई, कहानियों के ज़रिए या फिर आपको कह सकते हैं अदाकारी। अदाकारी कहते हैं एक्टिंग करके दिखाना। ठीक है, एक्टिंग करके दिखाना। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं किसी आदिवासी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके तरह आप अपने आप को खुद एक तरह का शक्ल बना सकते हैं, अपनी शक्ल बना सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं ताकि आदिवासियों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चले। या कोई कहानी आप बता सकते हैं, लेकिन कहानी बताना, अदाकारी करके दिखाना, ये सब का अपना अपना एक स्टेज है। आगे चलते हैं, स्टेजेस को भी समझेंगे कि कहानी कहाँ पे ज़्यादा कारगर है और फिर एक जो तकरीरी तरीक़ाकार है इसे क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तकरीरी तरीका पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा
यूज़फुल तो नहीं है बट हायर क्लास के लिए यूज़फुल है, क्योंकि हायर क्लास में सारे बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट लोअर क्लास में अगर आप तकरीरी तरीके को अपनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं लेक्चर मेथड। अगर सवाल बने कि तकरीरी तरीका जो है ये किस दर्जे के बच्चों के लिए कारगर है, तो ये हायर क्लास के बच्चों के लिए कारगर है, इसलिए कि हायर क्लास में बच्चों को उंगली पकड़ पकड़ के बताना नहीं होता है। बच्चे मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर आपका ग्रेजुएशन हो सकता है आपका, या फिर बीएड में हो सकते हैं, एमएड में हो सकते हैं, या फिर और हायर क्लास पीएचडी वगैरह को हो, तो वहाँ पे उनको इंडिविजुअल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से वो ऑलरेडी उनका मुताला होता है, सिर्फ नज़रसानी की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक तरह का लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे वो ऑटोमेटिक कवर कर लेते हैं। तो लेक्चर मेथड भी हिंदुस्तान के बेशतर तालीमी इदारों में अमूमन यही तरीका राइज है। ठीक है, तालीमी इदारों में यही तरीका राइज है। जमाती तदरीस में यह तरीका बेहद मुफीद है। मतलब ग्रुप डिस्कशन जो आपका होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं जमाती तरीका, ठीक है, यानी जमाती तदरीस, ग्रुप डिस्कशन करते हैं या जमाती तदरीस, कि आप बच्चों को 100-200 बच्चों को आपको बैठाए हुए हैं, तो कैसे आप हर एक बच्चों को तो आप समझा नहीं पाएंगे। इसी वजह से आप वहाँ पे बेटर भी यही है कि आप पढ़ाते जाएं और हर बच्चे के आप डाउट्स को नहीं ले सकते, हर बच्चे को आप इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते। तो ऐसे हालत में क्या करते हैं हम, तकरीरी तरीके के ज़रिए तालीम देते हैं। इस तरीके से बैक वक्त पूरी जमात को पढ़ाया जाता है। इसके ज़रिए किसी ख़ास मसले या मौजू एक मुनज़्ज़म शक्ल में मज़मून पर ज़बानी इजहार ख्याल करता है। तो किसी एक मौजू पे बात होती है जिससे और लोग समाअत करते हैं। यह एक तरफा पहलू है, इसमें मौलिम हिस्सा लेता है और तलबा का अमल समाअत तक महदूद है। इस एतबार से यह तरीका बेहद अहम तस्लीम किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो कह सकते हैं मुअल्लिम जो होता है, आपका टीचर होता है, वो एक तरह का एक्टिव होता है इसमें, और जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो लिसनर होते हैं, सिर्फ सामे होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें, मुअल्लिम जो होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड लिखने की वजह यह है कि आप सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें अगर कुछ टर्म मिलते भी हैं आपको होते हैं इंग्लिश के मिलते हैं, अदरवाइज हिंदी के तो एक टर्म भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से तो थोड़ा सा अगर दुश्वारी जिनको है वो समझ लें, अदरवाइज उर्दू में तो टर्म में लिखा है, इस्तिलाह लिखा ही हुआ है। तो ये मुअल्लिम इसमें एक तरह का कारगर होता है, फ़आल होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, सामने होते हैं, समाअत तक उनकी महदूद रहती है। दूसरा देखते हैं, ये तरीका तकरीर तरीका हायर क्लास के लिए यूज़फुल है, ये ध्यान रखें आप लो क्लास पे इसे करेंगे तो फिर ये आपका असफल हो जाएगा तरीका। लो क्लास पे आपको कौन सा तरीका अपनाना है, कहानी का तरीका, स्टोरी मेथड जिसको कहते हैं। यह तरीका जमाती तदरीस में इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन समाजी उलूम में अपनाया जाता है। समाजी उलूम में अपनाया जाता है। समाजी उलूम में क्या होता है कि हम ऐसी कोई कहानी बताएं जिससे हम समाज में होने वाली बुराइयों को ख़त्म कर सकें। समाज में अगर जहालत है तो उसके हम इजाला कैसे कर सकते हैं, उसका ख़ात्मा हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिससे बच्चे मोटिवेट हो जाएं। तो ये तरीका कहानी का तरीका आप अपनाएं। इस तरीके मौलिम की लियाकत बेहद अहम मानी जाती। सबक की कामयाबी के लिए वह वाक़यात को कहानी के शक्ल में दे रहा होता है और किस तरह उसे पेश कर रहा है, इस तदरीस का कामयाबी का इन्हिसार। यह छोटी जमातों के लिए बेहद मुफीद है, छोटी जमातों के लिए बेहद मुफीद है, हायर क्लास के लिए नहीं बल्कि लोअर क्लास के लिए ये कारगर। इसका ख़ास ख्याल रखा जाए कि बच्चों की उम्र के मुताबिक ही कहानी का इंतखाब किया जाए। फ़र्क आप दोनों में समझ लें, कहानी का तरीका और तकरीर तरीका। कहानी के तरीके में क्या होता है कि बुनियादी क्लास के बच्चों के लिए और समाजी उलूम पढ़ाने के लिए ख़ास है, और जो कहानी आप बता रहे हैं वो बच्चे के लेवल के हो। ऐसा नहीं कि आप कहानी पढ़ा रहे हैं और फिर आप किसी साइंटिस्ट का मिसाल दे दें, तो बच्चे के जहन में ये बात नहीं आएगी। तो दिलचस्प बातें बताएं, कोई छोटी स्टोरी हो, जायंट वगैरह हो, ठीक है, तो ऐसे बताएं ताकि बच्चों को एकदम कंसंट्रेट होकर सुने वो। तो तकरीरी तरीका, कहानी तरीका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यही जो डाउट वाला इसमें है, इसके अलावा कोई डाउट नहीं ज़्यादा है। अदाकारी या ड्रामाई तरीका, तो इसमें क्या होता है, नाम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अदाकारी करके पढ़ाएं, और जैसा होता है ना कि अगर आपको साक्षरता दिखाना है, तालीमी शरह दिखाना या तालीम की अहमियत दिखाना है, तो ड्रामा करके आप बता सकते हैं कि एक तालीम याफ्ता की क्या अहमियत है और गैर तालीम याफ्ता की क्या अहमियत है। किसान बन के दिखा सकते हैं और एक ऑफिसर को दिखा सकते हैं। तो ये ड्रामा के ज़रिए पॉसिबल होता है। तो ये अपने तरीके में आप इसे अपना के बता सकते हैं। ड्रामे तरीका जिसमें हरकत, लहजा, आवाज़, बहाव, जज्बात को पेश करने की बेहद अहमियत है। इसमें मुअल्लिम को चाहिए कि ख़ास मजमून की तदरीस करने के दौरान अदाकारी करे और सबक को तफरीह और दिलचस्प बनाए। तो क्या करे, टीचर को जो पढ़ाना है उसके मुताबिक अपना एक एक्टिंग तैयार करे, अपना रोल तैयार करे, उसको दिखाए और पता चले ताकि स्टूडेंट्स को कि किसका क्या फ़ायदा है, एक पढ़े लिखे इंसान की क्या अहमियत है और एक अनपढ़ की क्या मतलब
उसके नुकसानात हैं, ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सैर व तफरीह का तरीका क्या है, ये कैसे कारगर, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तालीम के लिए, क्योंकि इंसान का जो जहन है वो एक कह सकते हैं कि इसको अगर हम ज़्यादा बोझ देते हैं तो इसको रिफ़्रेश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये रिफ़्रेशमेंट, आपको जो माइंड रिफ़्रेशमेंट मिलता है, जहनी तफरीह मिलता है, ये आपका सैर व तफरीह के तरीके ही से मिलेगा। यह तरीका समाजी और की तदरीस में बेहद मुफीद है, ख़ुसूसी तौर पर जोग्राफ़िया और तारीख़ के मज़मून की तदरीस में ये तरीके बहुत मुअय्यन और मददगार साबित होता है। इस तरह न सिर्फ यह कि बेहतर तौर पर मालूमात को अख़ज़ किया जाता है, बल्कि एक किस्म की तशफ़ी और मिजाज सैर व सियाहत के ज़रिए मुल्क की इक़्तिसादी हालात का इल्म होता है, कौम की मसाइल और मेयार की वाक़फ़ियत होती है, समाजी फ़लाह व बहबूद के लिए उनका जहन व दिल आमादा होता है। तो इसमें क्या होता है, यानी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए जोग्राफ़ियाई चीज़ हैं, तारीख़ी चीज़ हैं, इन सभी मकामात का अगर आप सैर कराएंगे तो बच्चे का जहन भी एक तरह का रिफ़्रेश होगा और प्लस उन्हें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात भी होगा। जोग्राफ़ियाई पढ़ेंगे तो अगर उनको माउंटेन आप दिखा रहे हैं या स्ट्रीम दिखा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों देख के उन्हें समझ में आ जाएगा, माउंटेन एरिया है, सी है, ओशियन है, ये सारी चीज़ों को गल्फ़ वगैरह दिखाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं। तारीख़ी मकामात दिखाएंगे तो तारीख़ी मकामात जो एक बार देख लेगा, चूँकि देखी हुई चीज़ को इंसान नहीं भूलता है, पढ़ी हुई चीज़ को भूल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तालीम पे असर करता है और एक तरह का कह सकते हैं कि परफेक्शन आती है तालीम में आपके, और इल्म में भी आपको, ज्ञान में भी आपको पुख्तगी आती है ये। चलिए, खेल कूद का तरीका क्या होता है। खेल कूद का फ़िज़िकल एजुकेशन से ताल्लुक़ है, इसमें हम फ़िज़िकल एजुकेशन देते हैं और जिस्मानी तालीम भी ज़हनी तालीम के साथ साथ ज़रूरी है। यह तरीका तलबा में आपसी ताउन, मेहनत, लगन, ईमानदारी, जोश के जज्बे को उजागर करने और मुकाबले की क़ुव्वत पैदा करने के लिए अपनाया जाता है। मौलिम खेल कूद में ही बहुत सी मालूमात फ़राहम करता है, इस तरह जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बेहतर हो जाती है। देखिए, मुकाबले के लिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी को चूँकि अगर मुकाबले की बात जहाँ आती है वहाँ पे बच्चों के अंदर एक तरह का और जज्बा पैदा हो जाता है कि हम भी इसकी तैयारी करेंगे और हम भी मुकाबला करेंगे और हम भी नंबर हासिल करेंगे, अपना मकाम हासिल करेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जाके मुकाबले का लफ्ज़ जो लिखा गया है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर वैसे ही बगैर मकसद के कोई इंसान से, किसी इंसान से कोई काम आप करवाएंगे, टारगेट उसका ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से किसी काम को नहीं करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ कोई मकसद छुपा हुआ हो तो वो उस काम को काफ़ी दिलचस्पी से करेगा। तो इसमें जहन के साथ साथ और जिस्म के साथ साथ जहन की भी कहीं ना कहीं ताजगी होती है। आपका अगर जहन बोझल हो जाएगा तो दिमाग सही से नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल वर्क करने के बाद आपका जहन और दिमाग दोनों फ्रेश हो जाता है, तो आपका दिमाग सही से काम करता है और फिर अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। और एक तरीका है तजुर्बा या मुशाहिदा का तरीका। तजुर्बा या मुशाहिदे के तरीके में क्या होता है, तजुर्बा या मुशाहिदा मतलब कि किसी चीज़ को आप देख रहे हैं और देखने के बाद उससे तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। या एक मुअल्लिम है, मुअल्लिम क्लास में पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की किसी एक्टिविटी पे उसकी निगाह पड़ गई और वहाँ से वो तजुर्बा कर लिया और उसे फिर अगले क्लास में सुधारने की कोशिश करेगा। तो तजुर्बा क्या हुआ, मुअल्लिम क्लास में पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के दौरान ही उसे एक तजुर्बा हो गया, उसका असर क्या है, उनका गहरा असर कायम रहता है। इस तरीके में तलबा अक्सर ख़ुद तजुर्बा करते हैं। बच्चों को अगर आप कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, बच्चों को खुद तामीरियत की सलाहियत पैदा करेंगे, एक बच्चा खुद कोई काम कर सके, तो चीज़ों को वो बच्चा मुशाहिदा करता है। अगर उस्ताद कोई काम करता है या उसके सीनियर कुछ काम करती है या सीनियर जूनियर कोई भी हो, किसी को कोई काम करते हुए देखता है तो बच्चा मुशाहिदा करता है, देखता है और उसको एक तरह का कहते हैं इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। वो कभी कभी मौलिम ख़ुद भी तजुर्बा करके दिखाता है, तलबा मुशाहिदा करते हैं और नताइज अख़ज़ करते हैं। वही बात मौलिम करके दिखाता होता नहीं, प्रैक्टिकल लैब जो होता है उसमें क्या होता है, मौलिम करके दिखाता फिर बच्चे उसको करते हैं, तो वो आपका हो गया तजुर्बाती या मुशाहिदाती तरीका कि मौलिम करके दिखाए फिर उसको बच्चा एब्जर्व करे, उसे हासिल करे, तो ये आपका तजुर्बाती या मुशाहिदाती तरीका हो गया। उसके बाद जो है निसाब, निसाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तालीम के लिए। निसाब की अहमियत क्या है, निसाब का ताल्लुक सिर्फ मालूमात के ज़ख़ीरे से नहीं बल्कि उन तदरीसी सरगर्मियों से है जो स्कूल के अंदर और बाहर बच्चों को सिखाने और तरबियत देने में रहनुमाई करती है। निसाब का मतलब ये नहीं होता है कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 100 तक हम किताब पढ़ लिए, हमें निसाब हमने कवर कर लिया, हमने तालीम मुकम्मल कर ली।
अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ये पैसिव तरीका, ये गलत तरीका है। निसाब इसे नहीं कहते हैं, बल्कि मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और 10 साल के बच्चों को कम से कम अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिए, अपना जोग्राफिया उसे पता होना चाहिए और बेसिक मालूमात भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप उसे दे रहे हैं तो उसके उम्र के मुताबिक वो तालीम हासिल कर लिया, फिर अगले दर्जे में जा कर के फिर उसके मुताबिक वो तालीम हासिल करेगा। इस तरह अगर सोसाइटी बेस का आप तालीम उसे दे रहे हैं, उसके माहौल के मुताबिक तालीम दे रहे हैं, या जिस समाज में रह रहा है उस समाज से जोड़ करके अगर आप तालीम दे रहे हैं तो वो तालीम आपका कहीं ना कहीं कारगर है, अदरवाइज़ वो तालीम आपका बेकार है जो आप किताबी तालीम दे रहे हैं। तो निसाब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसे किताबी भाषा में सिखा देना, समझा देना, बल्कि निसाब का मतलब ये होता है कि उसको मालूमात भी फराहम करना उसकी ज़रूरत के मुताबिक। जो स्कूल के अंदर बाहर ज़माने कदीम में स्कूलों में बच्चों की तालीम पढ़ने और लिखने तक महदूद थी। ज़माने कदीम में क्या है कि सिलेबस 50 पेज का है तो 50 पेज बस किसी तरह कवर करना है, बच्चे पास हो गए। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया इस कदीम तरीके को। लेकिन असर हाजिर में, असर हाजिर मतलब कह सकते हैं वर्तमान समय में, फ़िलहाल या मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में तब्दीली आ गई है। आज तालीम का मकसद शख्सियत की तामीर है। आज तालीम का मतलब क्या है, बच्चे का, विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व है उसको कहीं ना कहीं आप विकसित करें, पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करें, शख्सियत की कहीं ना कहीं तामीर करें कि बच्चा को आप इस लायक बना दें कि बच्चा खुद अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने मुस्तकबिल का ज़्यादा रहा है उसका जो लाइवलीहुड है उन चीज़ों को वो कलेक्ट कर सके। तब आप एक अच्छे मौलवी में और बच्चा तालीम याफ्ता होगा। अदरवाइज़ किताब पढ़ा देने से वो पैसिव तरीका होता है। स्कूल में दी जाने वाली तालीम का दायरा 3 निशानों पर घूमता है। स्कूल में जो तालीम दी जाती है वो 3 चीज़ों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। डायरेक्ट सवाल बनता है कि तालीम का दायरा कितने चीज़ों पर मुनहसिर है, या तालीम के दायरे की कितनी किस्में हैं, या तालीम किन दायरों के बीच घूमता है, तालीम किन दायरों के बीच, तालीम किन दायरों के बीच घूमता है। तो बिल्कुल 3 है, मुअल्लिम, मुताल्लिम और मवाद मज़मून। मुअल्लिम, मुताल्लिम, पहला मुअल्लिम, दूसरा ये पहले मुताल्लिम हो गया, तालिब इल्म को मुताल्लिम कहते हैं, मुअल्लिम को मुअल्लिम। निसाब, निसाब को मवाद मज़मून कह सकते हैं या सिलेबस कह सकते हैं आप, या फिर मवाद मज़मून के साथ साथ निसाब, मवाद मज़मून कुछ भी बोलें, या हर वो चीज़ जो मुअल्लिम और मुताल्लिम के बीच पढ़ाई जाए, समझी समझाई जाए। निसाब का बिल्कुल मतलब आप ये मत लें कि 100 पेज का, 50 पेज का, 500 पेज का किताब वो पढ़ा देना। अगर ये है तो बिल्कुल निसाब का ये माना नहीं है, बल्कि जो मैं मिसाल दिया हूँ कि एक उम्र तक उस बच्चे को इतनी मालूमात होनी चाहिए, इतना उसका जहन काम करना चाहिए, चीज़ें अगर हैं तो आप निसाब को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि बगैर किताब के तालीम, जैसे कि एक दायरा होता है किताब का, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश की किताब पढ़ाने जा रहे हैं उस टाइम पे आपसे SST शुरू कर दिए, हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिए। जो किताब आप पढ़ा रहे हैं वो उसे आपको पढ़ाना है, लेकिन उसी में आपको कुछ नया करना है। किताब क्यों होना चाहिए, किताब से इसलिए होना चाहिए कि आपका माइंड एक बन जाए, जहन बन जाए कि हमको कौन सा किताब पढ़ना है। लेकिन उस किताब को आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि उसे आप तहरीरी तरीका, तकरीरी तरीका, कहानी का तरीका, या और जो तरीके बहुत सारे हैं, अदाकारी तरीका, इन सब में से कौन सा तरीका आप अपना करके सही तालीम दे रहे हैं, ये एक मौलवी पे निर्भर करता है। तो निसाब, ये 3 चीज़ें हो गई, यानी जो कुछ मौलवी तालिब इल्म को सिखाता है और उसके शख्सियत की तामीर करने में मवाद का इस्तेमाल करता है। गोया निसाब एक वसी तालीमी लाहे अमल है जिसके ज़रिए तलबा की तालीम और तरबियत होती है। तो जो कुछ भी मौलवी एक अपने तालिब इल्म को पढ़ाता है, जो भी मवाद देता है वो क्या होगा, निसाब हो जाएगा आपका वो। अगला देखते हैं यहाँ से, निसाब की असल तारीफ़ क्या है, निसाब किसे कहते हैं। निसाब से वही इसलिए कि यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया, किताबी भाषा में अगर देखें तो किताब का 100 पेज वाला जो किताब उसे निसाब कहते हैं, लेकिन निसाब की वो तारीफ़ नहीं है। स्कूल के ज़रिए, स्कूल के अंदर और बाहर की जाने वाली सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों की किरदार अमल में मुनासिब व मुतवक्के तब्दीलियाँ पैदा करने की मजमूई कोशिशों का नाम निसाब है। किताबी ही नहीं बल्कि स्कूल के अंदर, यानी किताब जो पढ़ाया जा रहा है वो भी एक निसाब का हिस्सा है,
और बाहर मान लीजिए सोसाइटी में आपको ले जा करके कुछ दिखाया जा रहा है, गरीब अमीर का घर दिखाया जा रहा है, और घर की जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसकी हाइट वगैरह दिखाया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं निसाब का एक हिस्सा है। जो करेक्टर है, आपका करेक्टर अच्छा है बुरा है, आपके बिहेवियर लोगों के साथ कैसे है, आप लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, ये भी आपका निसाब का हिस्सा है। ये सारी चीज़ों का मजमूआ जो है उसे हम निसाब कहते हैं। एक इंसान की उम्र के कुछ दर्जे हैं, स्टेप्स हैं, उन्हीं के बीच इंसान की उम्र की दर्जाबंदी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं तफूलियत, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। पहले समझ लेते हैं तफूलियत क्या होता है, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तफूलियत के साथ हो सकता है कि इंग्लिश का टर्म दे दे, इसी वजह से याद रखें। इन्फेंसी की जो उम्र है, शेरख्वारगी की उम्र, तफूलियत को शेरख्वारगी भी बोलते हैं, और इसकी उम्र जो है पैदाइश से लेकर 2 बरस। इसको याद रखें। डायरेक्ट सवाल बनता है कि तफूलियत की उम्र कब से कब तक है, तो पैदाइश से लेकर के 2 बरस। तफूलियत की उम्र आपके जो है पैदाइश से बचपन तक, पैदाइश से 5 बरस है। यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा है, शेरख्वारगी, ठीक है। और आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किताब में मुख्तलिफ़ इसकी किस्में बताई गई हैं, लेकिन उर्दू के अगर आपका पेडागोजी में आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो तफूलियत की उम्र है पैदाइश से 5 बरस, बचपन जो है 6 बरस से 9 बरस, और लड़कपन जो है वो आपका 10 बरस से 13 बरस है, और जवानी जो है वो आपका 14 बरस से 40 बरस तक। तो 40 बरस तक इंसान जवान माना जाता है, उसके बाद जो उसकी एज होती है वो बुढ़ापे का उम्र शुमार करा दिया जाता है। तो ये पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसे अगर आप देखेंगे तो आपको, चूँकि शॉर्ट में ये है 5-7 पेज का ये गालिबन है, तो ये आपका इसमें अच्छा खासा कवर हो गया है। और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप, PDF भी दे दिया जाएगा 9839742161। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस पर और पता कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर दिया जाएगा और उस पर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, इसलिए कि प्रीवियस पेपर तो बहुत सारे नेट पे पढ़ा है, लेकिन उससे आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये मैटर करता है। कंटेंट तो किताबें तो लाखों दुनिया में पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन किताबों को आप कैसे समझ रहे हैं। उसी किताब को पढ़ के लोग पास करते हैं और उसी किताब को पढ़ के लोग पास नहीं कर पाते, ये मैटर करता है। फ़र्क इतना है कि जो पास करते हैं वो समझ के पढ़ते हैं, और जो नहीं पास कर पाते हैं वो समझ के नहीं पढ़ते हैं। तो समझ के आप पढ़ें तो आई होप कि अच्छा होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 10th पार्ट है, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सीटेट के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन हो, अगर एग्ज़ाम हो रहा है 31 जैन को तो वेरी गुड, और अगर कुछ इस तरह का पोस्टपोन के हवाले से बात आएगी तो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं पोस्टपोन के हवाले से, तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अभी अपने पास 1 मंथ प्लस डेज़ हैं, बचे हुए हैं, 30 से 40 दिन हैं, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलता रहेगा, और ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको PDF भी मिल जाएगा। तो ग्रुप वाले अपना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्लस लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।